तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले हम क्रोमैटिन को थोड़ा सा समझेंगे। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स हैं। ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो जब डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे, इसे हम क्रोमैटिन बोलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अब हम क्रोमैटिन बोलेंगे। अब ये जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरह के होंगे, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। एक बार दोबारा समझते हैं। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स हैं। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए, और प्रोटीन के फाइबर्स को हम क्रोमैटिन कहेंगे। तो ये वाइट में जो आप देख रहे हैं ये डीएनए है। तो डीएनए के साथ जब प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि एक इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज यानी उस टाइम जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होते हैं तो हमें क्रोमैटिन देखने को मिलता है। तो जो क्रोमैटिन है वो इंटरफेज के टाइम पे बहुत ही एक्सटेंडेड फाइबर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जब क्रोमैटिन एम फेज़ में जाता है यानी डिवाइडिंग फेज़ में जाता है तो ये कंडेंस हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं जो कि इंटरफेस में देखने को मिलते हैं। इंटरफेस सेल साइकिल की वो फेज़ है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता। तो जो क्रोमैटिन है वो थिन फाइबर्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और जब सेल अपनी एम फेज़ यानी डिवाइडिंग फेज़ में पहुंचता है तो जो क्रोमैटिन है थिन फाइबर्स वो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, और जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब आपको क्रोमैटिन समझ आ गया है एंड क्रोमोसोम समझ आ गया है। सो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली was first described by रॉबर्ट ब्राउन in 1831। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और उन्होंने इसे 1831 में डिस्क्राइब किया था। लेटर द मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई एंड was given the name chromatin by फ्लेमिंग। तो हमने ये देख लिया है कि जो क्रोमैटिन है, जो कि न्यूक्लियस में मिलने वाला मटेरियल है, वो बेसिक डाई से स्टेन होता है। अब बेसिक डाई से क्यों स्टेन हो रहा है? क्योंकि जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का है, इसीलिए हम इसे बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं। और क्रोमैटिन नेम हमें किसने दिया था? तो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्रोमैटिन नेम दिया था। द इंटरफेस न्यूक्लियस of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli और nucleolus। न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो मटेरियल है विच इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसे कि हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन है वो जिस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलाई क्या है? न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस की ऐसी साइट है
जहाँ पर जहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए का क्या काम है? राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और हम जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलाई इज अ साइट ऑफ rRNA formation. Electron microscopy has revealed that nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with the space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space, forms a barrier between materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस है जिसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये दोनों मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करते हैं ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट है और साइटोप्लाज्म की जो सब्सटेंसेस हैं उनमें एक बाउंड्री मेंटेन रहे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट दोनों साइड हमेशा चलता है, तो उस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए न्यूक्लियस के बीच में जगह होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स के बीच में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन की वजह से बनते हैं, यानी दोनों मेम्ब्रेन्स जब फ्यूज़ कर जाती हैं तो बीच में टाइनी पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन पोर्स की हेल्प से जो साइटोप्लाज्म के सब्सटेंसेस हैं वो न्यूक्लियस में आ सकते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर के सब्सटेंसेस हैं सिलेक्टिव सब्सटेंसेस वो न्यूक्लियस से बाहर जा सकते हैं। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस रहेगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिसे हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो हमने ये पिंक डॉट्स में क्या दिखाया है? राइबोसोम। सो द आउटर membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. तो ये सब हमने अभी डायग्राम के थ्रू भी देख लिया है कि न्यूक्लियर एनवेलप में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इसके थ्रू आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और बोथ डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है। एक चीज़ जो हमने मिस कर दी है वो ये कि जो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, उसके बीच की जो स्पेस है वो 10 to 50 नैनोमीटर होती है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो ह्यूमंस के अंदर जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। इसी तरह से सम मैच्योर सेल्स इवन लैक द न्यूक्लियस एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स।
तो आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसका जो मैच्योर सेल होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड सेल होता है क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनकी सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि ये सभी सेल्स जो हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं, और अगर मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि जो सेल है वो लिविंग है। तो आरबीसी, सीव ट्यूब्स, सभी सेल्स लिविंग है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और अ न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ये हमने डायग्राम में भी देख लिया है कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या फिर जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और क्रोमेटिन प्रेजेंट है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane-bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो हमने ये देख लिया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है और क्रोमेटिन प्रेजेंट है। अब जो न्यूक्लियोलाई है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और कंटिन्यूअस है विद न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो न्यूक्लियोलाई है वो न्यूक्लियोप्लाज्म का ही कंटिन्यूअस पार्ट है। उसकी कोई डिफरेंट मेम्ब्रेन नहीं है जो उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स से अलग करे। जो न्यूक्लियोलाई है हमने पढ़ लिया है कि उसका फंक्शन क्या है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करवाना, यानी आरआरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करना। इट इज़ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। अब क्योंकि जो न्यूक्लियाई है वहाँ पर कंटिन्यूअस आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो हमें वो जगह डेंसली स्टेन दिखेंगी। जैसे कि न्यूक्लियस में दिख रहा है कि कुछ जगह हैं जो ज़्यादा स्टेन है, क्योंकि इन साइट्स पर एक्टिवली आर का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए हमें ज़्यादा स्टेन दिख रही है, लेकिन ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। अब ऐसे जो सेल्स होंगे जिनको ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो भी ज़्यादा होगा। जैसे कि जो पैनक्रियाज के सेल्स होते हैं वहाँ पर न्यूक्लियोलस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। You may recall that interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin, but during different stages of cell division, cells show structured chromosomes in place of chromatin. Chromatin contains DNA, some basic proteins called histones, and some non-histone proteins, also RNA. तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्रोमेटिन है वो हमें इंटरफेस में देखने को मिलेगा, लेकिन एम फेस के वक्त क्रोमेटिन डेंसली पैक्ड हो जाएगा। क्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर में दिखेगा जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन डीएनए, प्रोटीन जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों आएंगे। इसके अलावा कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, तो डीएनए, प्रोटीन जिसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, और आरएनए। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 meter long thread of DNA distributed among its 4623 pairs of chromosome. You will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12th. तो जो डीएनए की लेंथ है वो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है ह्यूमन के अंदर।
जो क्रोमोसोम्स हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो जो क्रोमेटिन है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में पैक हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये पैकेजिंग किस तरह से हुई, क्या क्या स्टेप्स थे, वो इसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम visible only in dividing cell essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochores are present. तो जब क्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होगा तो इस तरह से हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की साइड्स पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर एक सेंट्रोमेयर होगा और 2 काइनेटोकोर होंगे दोनों साइड्स पर। सेंट्रोमेयर या फिर काइनेटोकोर का जो फंक्शन है वो सेल साइकिल वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी। तो एक पार्ट को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। जो नंबर 1 क्रोमोसोम है उसे भी हम 1 क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे और नंबर 2 क्रोमोसोम को भी हम 1 क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे। तो हम कैसे काउंट कर रहे हैं, हम सेंट्रोमेयर को काउंट करके बता सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम हैं। तो यहाँ पर भी एक सेंट्रोमेयर है और इधर भी एक सेंट्रोमेयर है। अब दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेज पर मिलते हैं। यानी नॉर्मली हमें जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो हमें इस तरह से 1 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है, एक सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, यानी 46 क्रोमोसोम से इधर भी 46 क्रोमोसोम आने चाहिए और इधर भी 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो सबसे पहले इस सेल को अपने क्रोमोसोम का नंबर डबल करना पड़ेगा, तभी वो इक्वली डिवाइड कर पाएगा। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से डबल हो जाते हैं, यानी 1 2 ऐसे करके सारे 46 क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। उसके बाद जब सेल डिवाइड होंगे तो इधर भी 46 क्रोमोसोम एक सेल को मिलेंगे और 46 क्रोमोसोम दूसरे सेल को मिलेंगे। तो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो एक सेल में आ जाएंगे और दूसरे 46 क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में आ जाएंगे और नंबर जो है वो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं और 2 बच्चों में मुझे वो टॉफ़ीज़ देनी है और 10-10 टॉफ़ीज़ दोनों को देनी है, तो मैं ये तब तक नहीं कर पाऊँगी जब तक मेरे पास खुद के पास 20 टॉफ़ीज़ ना हो। तो सबसे पहले मैं अपनी टॉफ़ीज़ को डबल करूँगी, यानी 20 टॉफ़ीज़ जब मेरे पास होंगी तो मैं 10 एक बच्चे को दे सकती हूँ और 10 दूसरे बच्चे को दे सकती हूँ। इसी तरह से जब एक सेल को डिवाइड करना है और उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं सिंगल क्रोमेटिड वाले, तो वो डिवाइड नहीं कर सकता। उसे सबसे पहले इन सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम होना पड़ेगा। ये भी एक क्रोमोसोम है, अभी ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि जो सेंट्रोमेयर है वो दोनों में एक एक ही है। तो अब क्योंकि मेरे पास क्रोमोसोम का कंटेंट है वो डबल हो चुका है, तो जब सेल डिवाइड करेगा तो 46 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और 46 क्रोमोसोम दूसरे सेल में चले जाएंगे। आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया है, क्योंकि ये सेल साइकिल का टॉपिक है तो मैं सेल साइकिल में ही बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। सो
Based on the position of centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. मेटासेंट्रिक, अब सेंट्रोमेयर किस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब सेंट्रोमेयर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगा तो हम इसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। जो दोनों साइड्स की आर्म्स है वो इक्वल साइज की हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज़ मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 equal arms of the chromosome. The submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the centromere, resulting into shorter arm and one longer arm. अब आप इस वाले क्रोमोसोम को देखेंगे तो जो इसका सेंट्रोमेयर है वो स्लाइटली जो मिडल लाइन है उससे ऊपर की तरफ है, स्लाइटली ऊपर है, जिसकी वजह से एक आर्म शॉर्ट दिख रही है और एक लॉन्ग आर्म विजिबल हो रही है। इस टाइप के क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। In case of acrocentric chromosomes, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm. जो थर्ड टाइप का क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो काफ़ी एंड के पास है, जिसकी वजह से एक जो आर्म है वो काफ़ी शॉर्ट हमें दिख रही है और दूसरी आर्म काफ़ी लॉन्ग दिख रही है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो लास्ट टाइप है क्रोमोसोम का, उस जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टर्मिनल यानी एंड पर प्रेजेंट है, तो इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। टीलो से याद रख सकते हैं कि आप टर्मिनल एंड पर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज़ टर्मिनल सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम हैं। जो पहले वाला क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल मिडिल में है। सेंट्रोमेयर के ऊपर वाली आर्म को हम पी आर्म और नीचे वाली आर्म को हम क्यू आर्म बोलेंगे। तो अगर आप इस क्रोमोसोम को देखेंगे तो इसकी पी और क्यू आर्म दोनों सेम ही लेंथ की हैं, इसीलिए इसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम है उसमें जो पी आर्म की लेंथ है वो क्यू आर्म से स्लाइटली छोटी है, यानी जो पी आर्म है वो शॉर्ट है और क्यू आर्म लॉन्ग है, तो इसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। थर्ड क्रोमोसोम का जो टाइप है उसमें जो पी आर्म है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है क्यू आर्म से, इसको हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। और जो लास्ट टाइप है उसमें पी आर्म प्रेजेंट ही नहीं है या फिर बहुत ही स्लाइटली प्रेजेंट है, और जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल एंड पर है, टर्मिनल साइड पर है, इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलते। अब कुछ क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। ये एक जंक डीएनए होता है, यानी इसका कोई प्रोटीन फॉर्मेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये प्रोटीन फॉर्म नहीं करता। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? जंक डीएनए है। सेंट्रोमेयर से ऊपर जो आर्म्स प्रेजेंट है उन्हें हम पी आर्म बोलेंगे, और सेंट्रोमेयर के नीचे वाली आर्म को हम क्यू आर्म कहेंगे। सेंट्रोमेयर के साइड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहेंगे। काइनेटोकोर का फंक्शन सेल डिवीजन में होता है। जब सेल
डिवीज़न होता है और क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, यानी जब ये क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, जब ये क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होगा यहाँ से, तब काइनेटोकोर का फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। एक इस पूरे पार्ट को हम वन क्रोमेटिड कहेंगे। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. This gives the appearance of small fragment called satellite. तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो नॉन स्टेनिंग होती है, यानी जब क्रोमोसोम्स को स्टेन करेंगे तो ये स्टेनिंग पार्ट में नहीं दिखेगी। ये है पूरी न्यूक्लियस की समरी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कि समझ नहीं आएंगे क्योंकि सेल साइकिल से लिंक्ड है। तो एक बार जब आप सेल साइकिल पढ़ लेंगे और जब वापस पढ़ेंगे तो आपको वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।